नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ मानसी। खबरों पर गौर करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रविवार को उन्हें हॉलीडे कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने आर्यन और उनके साथ अरेस्ट किए गए अरबाज मर्चेंट और मुनमुन हमीचा को एक दिन के लिए एनसीबी की कस्टडी में भेज दिया है। आतंकवाद को मिलने वाला पाकिस्तानी सपोर्ट किसी से छिपा नहीं है। तालिबान का साथ देकर पाकिस्तान ने इस बात को और पुख्ता कर दिया है। अफगानिस्तान में हालात सामान्य होते नजर नहीं आ रहे हैं। अमेरिका के जाने के बाद देश में तालिबान का शासन है, लेकिन इसके बाद भी आतंकी घटनाओं में कमी नहीं आ रही है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन को ड्रग्स केस में अरेस्ट किया गया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रविवार को उन्हें हॉलीडे कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने आर्यन और उनके साथ अरेस्ट किए गए अरबाज मर्चेंट और मुनमुन हमीचा को एक दिन के लिए एनसीबी की कस्टडी में भेज दिया। इसके बाद एनसीबी की टीम तीनों को वापस अपने दफ्तर ले आई। इधर रविवार देर शाम एनसीबी ने इस मामले में हिरासत में लिए गए 5 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इन 5 के नाम नुपुर सारिका, स्मित सिंह, मोहक जसवाल, विक्रांत छोकर और गोमित चोपड़ा है। इन्हें सभी को एनसीबी सोमवार को कोर्ट में पेश कर जुडिशियल कस्टडी की मांग करेगी। जानकारी के मुताबिक एक अन्य व्यक्ति को एनसीबी ने बेलापुर से गिरफ्तार किया। इस तरह केस में कुल 9 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कोर्ट में सरकारी वकील अद्वैत सेतना ने कहा कि एनसीबी की तरफ से हम आर्यन खान, अरबाज और मुनमुन हमीचा की रिमांड मांगते हैं। आरोपियों के पास से व्हाट्सएप चैट मिले, जिनकी जांच अभी जारी है। इसके अलावा आरोपियों से प्रतिबंधित ड्रग्स भी मिली। उसके सोर्स और लिंक्स खंगालने की जरूरत है। सेतना ने आगे कहा कि व्हाट्सएप चैट से पता चलता है कि आरोपी ड्रग्स कंजप्शन और ड्रग्स नेक्सस से जुड़े हुए हैं। इसके बाद स्टेट बनाम अनिल शर्मा केस का हवाला देते हुए सेतना ने जमानती धारा में आर्यन की कस्टडी की मांग की। आर्यन की तरफ से वकील सतीश मान सिंधे ने पैरवी की। मान सिंधे मशहूर क्रिमिनल लॉयर है और उन्होंने ही रिया चक्रवर्ती के केस की पैरवी की थी। मान सिंधे ने कहा कि मेरे क्लाइंट का केस जमानती है। मैं जमानत की अर्जी दाखिल करता, लेकिन रविवार होने की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। मेरे क्लाइंट को आयोजकों ने बुलाया था, उसके पास क्रूज का टिकट भी नहीं था। उनके पास कुछ भी बरामद नहीं हुआ। इसके अलावा उनके मोबाइल फोन की जांच की जा चुकी है, उसमें कुछ नहीं मिला है। आतंकवाद को मिलने वाला पाकिस्तानी सपोर्ट किसी से छिपा नहीं है। तालिबान का साथ देकर पाकिस्तान ने इस बात को और पुख्ता कर दिया। इसके बाद अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की निंदा शुरू हो गई। उत्तरी यूरोप के देश बेल्जियम में प्रेस क्लब में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसमें पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद पर चिंता जाहिर की थी। कार्यक्रम में शामिल हुए बेल्जियम के सांसद फिलिप डेविडेंटर ने पाकिस्तान को आतंकी देश बताते हुए उसकी एक्टिविटी पर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि बेल्जियम को आतंकियों का समर्थन करने वाले पाकिस्तान के साथ किसी तरह का रिश्ता नहीं रखना चाहिए। तालिबान की तरह ही पाकिस्तान भी दुनिया के लिए एक खतरा है। डेविडेंटर ने कहा कि पाकिस्तान काफी पहले से अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को बढ़ावा देता आया है और आगे भी देता रहेगा। इसलिए दुनिया भर के देशों को इकट्ठा होकर पाकिस्तान को बॉयकॉट करना चाहिए। डेविडेंटर ने यूरोपियन यूनियन की राजनीतिक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि पाकिस्तान पूरे क्षेत्र को अशांत करने की कोशिश करता रहता है। उन्होंने आगे कहा कि अफगानिस्तान पर तालिबान को काबिज करने में पाकिस्तान की सेना ने पूरी मदद की। इससे दुनिया के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया। अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों के जाने के बाद यूरोप से सीरिया जाने वाले कट्टरपंथी मुस्लिमों की संख्या बढ़ सकती है। इससे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद और बढ़ेगा। अफगानिस्तान में हालात सामान्य होते नजर नहीं आ रहे। अमेरिका के जाने के बाद देश में तालिबान का शासन है, लेकिन इसके बाद भी आतंकी घटनाओं में कोई कमी नहीं आ रही। रविवार को काबुल ईदगाह मस्जिद के नजदीक जोरदार धमाका हुआ। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हुए। धमाके की घटना को तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कंफर्म किया। मुजाहिद की मां के निधन पर दुआ की जानी थी। आतंकियों ने इस प्रार्थना सभा को ही निशान बनाया था। कुछ दिन पहले ही मुजाहिद की मां का निधन हुआ। इस हमले को अंजाम देने का शक इस्लामिक स्टेट खुरासान पर जताई जा रही है। मस्जिद के पास दुकान चलाने वाले व्यक्ति ने एएफपी को बताया कि वह धमाके के बाद फायरिंग की घटना हुई। घटना से कुछ देर पहले तालिबान के लड़ाकों ने सड़क जाम कर दी थी।
घायलों को शहर नव इलाके के इमरजेंसी अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल ने बयान जारी कर दिया कि 4 मरीजों को इलाज के लिए लाया गया था। दो 2016 में आईसीआईजी ने पनामा पेपर्स लीक किए गए, तब दुनिया को पता लगा था कि पनामा जैसे टैक्स हेवन्स देशों में अमीर लोग किस तरह अपनी काली कमाई इन्वेस्ट करते हैं। अब पनामा को ही लेकर पेंडोरा पेपर्स जांच के दस्तावेज सामने आने लगे। इनमें भी आईसीआईजी तैयार किया गया। माना जा रहा है कि 1 या 2 दिन में पत्रकारों की पूरी जांच रिपोर्ट सामने आ जाएगी। इसमें कुछ चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। रविवार देर शाम सामने आई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पेंडोरा पेपर्स में दुनिया के करीब 100 अरबपतियों के नाम है। इसके अलावा भारत, रूस, पाकिस्तान, ब्रिटेन और मैक्सिको के कुछ सेलिब्रिटीज के नाम भी इसमें हैं। इन पर शेल कंपनियां बनाने का भी आरोप है। जॉर्डन के किंग, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर के अलावा यूक्रेन के पूर्व राष्ट्रपति के नाम भी इनमें दस्तावेज में बताए गए हैं। हालांकि अब तक इनकी विस्तार से जानकारी सामने नहीं आई है। मध्य अमेरिकी देश पनामा को टैक्स हेवन्स कंट्रीज में गिना जाता है। यह अमीर लोग पैसे देकर नागरिकता हासिल करते हैं। इन्वेस्टमेंट के नियम और कानून बेहद आसान है। 2016 में पनामा पेपर्स लीक सामने आया था। इसे से भी आईसीआईजी ने ही लीक किया था। भारत समेत दुनिया के कई देशों के अमीर के नाम सामने आए। अब पेंडोरा पेपर्स सामने आने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा ने प्रदर्शन कर रहे किसानों पर कथित तौर पर गाड़ी चढ़ा दी। ये किसान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का विरोध कर रहे थे। इस घटना में 8 लोगों की मौत हो गई। लखीमपुर खीरी के एएसपी अरुण कुमार सिंह ने 8 मौतों की पुष्टि की, जिनमें 4 किसान थे और बाकी 4 या तो उस गाड़ी में सवार थे जिसने किसानों को कुचला था या मंत्री के काफिले में शामिल दूसरी गाड़ियों में बैठे थे। घटना के बाद गुस्साए किसानों ने 2 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। इधर रविवार देर शाम को गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने इस घटना में अपने बेटे के शामिल होने के इनकार किया। मिश्रा ने कहा कि प्रदर्शन कर रहे किसानों के बीच घुसे कुछ शरारती तत्वों ने बीजेपी के 3 कार्यकर्ता और उनके काफिले एक गाड़ी के ड्राइवर को पीट कर मार डाला। उन्होंने यहाँ तक कि कहा घटनास्थल पर उनका बेटा मौजूद ही नहीं था। लखीमपुर में तनाव को देखते हुए प्रशासन ने घटनास्थल के 20 किलोमीटर के दायरे में इंटरनेट बंद कर दिया। इलाके में अतिरिक्त फोर्स भी भेज दी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर समेत पुलिस के सीनियर अफसरों को घटनास्थल पर भेज दिया। वहीं भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत भी लखीमपुर पहुंच रहे थे। तो फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। तब तक जुड़े रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। माँ, आज कुछ स्पेशल है क्या? ये तेरी ट्रॉफी है। ट्रॉफी? किस लिए? क्योंकि तू दिन भर भागता रहता है। तू सुबह उठ के स्कूल के लिए भागता है, क्लासरूम में तेरा दिमाग भागता है, बाहर तू बॉल के पीछे भागता है, स्कूल से घर के लिए, फिर ट्यूशन के लिए, फिर खेलने के लिए। तू दिन भर बस भागता ही रहता है और सिर्फ एक चैंपियन ही इतना भाग सकता है। तो ये है मेरे चैंपियन की ट्रॉफी। नया yippee पावर अप आटा नूडल्स में है व्हीट की एनर्जी में लिपटी वेजिटेबल्स की गुडनेस, जो आपके चैंपियन बच्चे को करे पावर अप दिन भर भागने के लिए। इट्स बेटर नो? नया सनफीस्ट yippee पावर अप फ्रॉम ITC। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। लखीमपुर खीरी में 8 लोगों की मौत के बाद यूपी में राजनीतिक गहमागहमी बढ़ गई। रविवार देर रात प्रियंका गांधी लखनऊ पहुंची। यहां से किसानों से मिलने वह सीधा लखीमपुर रवाना हुई, लेकिन पुलिस ने रोक लिया। धक्का मुक्की के बीच प्रियंका पैदल ही आगे बढ़ गई। इस दौरान उन्होंने करीब 700 मीटर की दूरी पैदल ही तय की। हालांकि कुछ देर बाद वहां दोबारा कार से प्रोटोकॉल तोड़ते हुए आगे बढ़ गई।
इससे पहले देर रात सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाई लेवल मीटिंग की। इसमें फैसला लिया गया कि यदि विपक्षी नेता लखीमपुर खीरी जाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें हाउस ऑफ अरेस्ट कर लिया जाएगा। इसके बाद तमाम बड़े नेताओं के घर के बाहर पुलिस तैनात कर दी गई। हालांकि किसान नेता राकेश टिकैत को जाने की छूट दी गई थी। राजस्थान राज्य ओलंपिक संघ में पदाधिकारियों के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। रविवार को संघ के महासचिव अरुण सारस्वत की ओर से एक मीटिंग कर चुनाव की डेट घोषित की गई। 31 अक्टूबर को 4 पदों पर यह चुनाव होने थे। इससे पहले संघ के उपाध्यक्ष अनिल व्यास की ओर से 4 पदों पर 17 अक्टूबर को चुनाव की डेट घोषित की जा चुकी थी। डेट घोषित होने के बाद खिलाड़ियों भी असमंजस की स्थिति में आ गए। अब दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। अरुण सारस्वत का कहना है कि अनिल व्यास के गुट के चुनाव की कोई मान्यता नहीं। अनिल व्यास का कहना है कि अरुण व्यास को पहले से बर्खास्त कर चुके हैं। राजस्थान राज्य ओलंपिक संघ के अध्यक्ष जनार्दन सिंह गहलोत का 28 अप्रैल 2021 को निधन हो चुका। इसके बाद से संघ के 2 गुटों में बंट गया था और घमासान शुरू हुआ। अरुण सारस्वत और अनिल व्यास दोनों ही अपनी ओर से यह दावा कर रहे थे कि दोनों के पास कार्यकारिणी सदस्य है। रविवार को महासचिव अरुण सारस्वत गुट की ओर से रविवार को जयपुर में एक मीटिंग आयोजित कर 31 अक्टूबर को खाली पदों पर चुनाव करवाने की घोषणा कर दी गई। इसके साथ ही रिटायर्ड जस्टिस बबर सिंह भाटी को चुनाव अधिकारी भी नियुक्त कर दिया गया। संघ की इस बैठक में भारतीय ओलंपिक संघ के पर्यवेक्षक अरियोम कौशिक भी शामिल है। राजस्थान राज्य ओलंपिक संघ महासचिव अरुण सारस्वत का कहना है कि राजस्थान राज्य ओलंपिक संघ के 13 सदस्य मौजूद रहे। 2 सदस्यों ने अपनी लिखित सहमति भेजी थी। ऐसे में कार्यकारिणी की मीटिंग में कुल 15 कार्यकारिणी सदस्यों की सहमति के होने के चलते 31 अक्टूबर को संवैधानिक तरीके से राज्य ओलंपिक संघ के चुनाव करने का फैसला किया गया। उन्होंने कहा कि अनिल व्यास गुट द्वारा सभी फैसले असंवैधानिक रूप से मान्यता है। पूर्व मंत्री अरुण यादव ने खंडवा सीट से लोकसभा उपचुनाव से दावेदारी छोड़ दी है। यादव ने रविवार को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी के नाम चिट्ठी प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक को सौंपी। इसके बाद वे देर शाम दिल्ली से इंदौर लौट आए। उन्होंने बताया कि पारिवारिक कारण से चुनाव नहीं लड़ना चाहता, लेकिन पार्टी जिसे भी उम्मीदवार बनाएगी उसके लिए वो समर्पित होकर काम करेगा। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि खंडवा लोकसभा सीट के लिए उम्मीदवार का चयन हाईकमान करेगा। यहां से टिकट के प्रबल दावेदार अरुण यादव को 2 दिन दिल्ली में थे। वे रविवार देर शाम इंदौर पहुंचे। उन्होंने दावेदारी छोड़ने की पुष्टि करते हुए बताया कि वे पारिवारिक कारणों से चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। इसकी जानकारी सोनिया गांधी को दे दी थी। बता दें कि अरुण यादव ने रविवार को सोशल मीडिया पर शायरी के अंदाज में पार्टी के मौजूदा हालातों को बयां किया। उन्होंने लिखा, मुझे भी यकीन था हर शख्स की तरह यही मेरी बर्बादी के पीछे हाथ मेरे दुश्मनों का था। पलटकर जो मैंने देखा, मैंने बदन पर खाकर जख्म फेंका हुआ तीर मेरे दोस्तों का था। जबकि 2 दिन पहले उन्होंने कहा था कि पार्टी जिसे उम्मीदवार बनाएगी उसके लिए वे काम करेंगे। उन्होंने यह भी कहा था कि हालातों की जानकारी से राहुल गांधी को भी अवगत कराया जाएगा। मध्य प्रदेश में निजी स्कूल संचालकों ने बड़ा फैसला लिया। कोरोना में माता पिता दोनों में से एक को खोने वाले बच्चे को 2 साल तक आधी फीस ही लेंगे। एसोसिएशन ऑफ अनएंड प्राइवेट स्कूल मध्य प्रदेश के सचिव बाबू थॉमस ने बताया कि एसोसिएशन के सभी सदस्यों ने यह निर्णय लिया है। एसोसिएशन के तहत प्रदेश में सीबीएस और आईएससी के बोर्ड 10,000 से ज्यादा स्कूल हैं। प्रदेश में कोरोना से अब तक 10,522 लोगों की मौत हो चुकी है। सचिव बाबू थॉमस ने बताया कि कोरोना के कारण कई बच्चों के सामने आर्थिक संकट आ गया, कई बच्चों की जान गई। ऐसे कई बच्चे हैं जिन्होंने अपने माता पिता या दोनों में से किसी एक को खोया हो। इसी कारण एसोसिएशन ने ऐसे बच्चों की आधी फीस लेने का निर्णय लिया है। सचिव थॉमस ने बताया कि इसके लिए बच्चे को एसोसिएशन से जुड़े स्कूल में एक आवेदन देना होगा। आवेदन की जांच के साथ ही उस बच्चे को इसका लाभ दिया जाना है। अगर शासन बच्चे की शेष आधी फीस भरते हैं तो ऐसे परिवारों को काफी राहत मिलेगी। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में नट्टू काका की भूमिका मशहूर हुए घनश्याम नायक का उम्र में निधन हो गया। वे कैंसर से जूझ रहे थे। नट्टू काका के निधन की खबर की पुष्टि शो के प्रोड्यूसर असिता मोदी ने की। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, हमारे प्यारे नट्टू काका हमारे साथ नहीं रहे। परम कृपालु परमेश्वर उन्हें अपने चरण में स्थान दे और परम शांति दे। असिता मोदी ने कहा, घनश्याम जी मेरे साथ 2001 से जुड़े हुए थे। मेरा शो जब शुरू हुआ तब ये दुनिया रंगीन तब से जुड़े और मेरे हर सीरियल में मेरे साथ काम करते थे।
उनका आशीर्वाद न सिर्फ मुझ पर रहा बल्कि सीरियल की पूरी यूनिट पर हुआ करता था। हम सब मिलकर हंसी खुशी काम किया करते थे। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, तब तक जुड़े रहिए के न्यूज़ नेशनल के साथ। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। इरादा बदल गया पार्टनर। अब ये मेरा। इरादे स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तू नहीं समझेगा। As you bite in, the soft chocolate shell cracks open to let creamy, velvety mousse flow. New Fabel Soft Centers. Little pieces of magic. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। जोधपुर से निकले 19 परिवार पाक जाने के लिए पिछले 12 दिनों से वाघा बॉर्डर के पास बैठे हैं। इनके पास न तो खाने की व्यवस्था है, न ही रहने की। दलाल की बातों में आकर बस से यह परिवार निकला था कि रास्ते में सीआईडी ने रोक लिया। पर्याप्त दस्तावेज नहीं होने के कारण इनको बस से उतार दिया गया। पाक विस्थापित परिवार का कहना है कि हम सब पैसा देकर यहाँ पहुँच गए, लेकिन वाघा बॉर्डर पर उन्हें इसलिए नहीं जाने दिया जा रहा कि कागज पूरे नहीं हैं। कुछ दिन पहले परिवार वाले 3 बसों में गए थे, उनके पास भी कागज नहीं थे। इस परिवार ने वीडियो कॉल करके बताया कि वाघा बॉर्डर से करीब आधा किलोमीटर दूर सतनाम ढाबे के आसपास सड़क पर रह रहे हैं। यहाँ बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। जोधपुर के दलालों ने इन्हें पाकिस्तान जाने के लिए रवाना कर दिया, लेकिन इनकी बस से जोधपुर में सीआईडी ने पकड़ लिया। बावजूद इसके यह लोग प्राइवेट गाड़ियों से अमृतसर पहुँच गए। अब सड़क किनारे दिन गुजारने को मजबूर हैं। बड़ी बात तो यह है कि इन लोगों के साथ का कुछ परिवार पहले ही बॉर्डर पार कर चुका है। बॉर्डर पर चले आओ पाकिस्तान जाने की आस लगाकर बैठे एक शख्स मोहन ने बताया कि 18 सितंबर को सीआईडी ने करवड़ थाने में 99 लोगों से भरी बस को रोका। दूसरे दिन यह लोग कचहरी परिसर में गए। वहां से एक मैडम ने कहा कि बॉर्डर पर चले जाओ, वहां से पार करवा देंगे। पाक विस्थापित परिवार इस उम्मीद से 22 सितंबर को वाघा बॉर्डर तक आ पहुंचा था। केंद्रीय रेल संचार एवं सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रविवार सुबह पाली से सुमेरपुर के लिए जाते हुए ढाबों पर कार्यकर्ताओं के साथ चाय की चुस्की ली। किरवा स्थित ढाबे पर उन्होंने गैस पर रखी चाय में उबाल भी लगाया। इस दृश्य को वहां के मौजूद कई लोगों ने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया। इसके बाद वे आगे अपने तक कार्यक्रमों के लिए निकल गई। इससे पहले उन्होंने पाली में एक प्रेस वार्ता को भी संबोधित किया। इसमें उन्होंने सोशल मीडिया का प्रयोग के बारे में लोगों को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कोई भी टेक्नोलॉजी आती है तो उसके उपयोग व दुरुपयोग दोनों पक्ष में होते हैं। इसका दुरुपयोग न हो, इसलिए बैलेंस रखते हुए इसका उपयोग किया जाना चाहिए। जगह जगह अंडर ब्रिज में पानी भरने की समस्या को लेकर उन्होंने कहा कि यह मामला ध्यान में है, सुधार के लिए जल्द ही उचित कदम उठाएंगे। पश्चिमी राजस्थान को ट्रेनों की सौगात देने की बात पर उन्होंने कहा कि पश्चिमी राजस्थान की आशाओं को ध्यान में रखते हुए सुविधाओं में विस्तार करेंगे। उन्होंने कहा
कि मोदी सरकार के राज में रेलवे की काया बदली है। रेलवे स्टेशन ट्रेनें देख ले, पहले से वहां कितनी साफ सफाई है। रेलवे अधिकारी भी समय पर आते हैं, इसमें सुविधा का विस्तार करेंगे। इस दौरान विधायक ज्ञानचंद पारख, पूर्व सभापति महेंद्र बोहरा, राकेश भाटी, मुकेश नाहर सहित सैकड़ों शहरवासी मौजूद थे। बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पटना मेडिकल कॉलेज में मुफ्त दवा का दावा फैल रहा है। यहां भर्ती मरीजों के लिए डॉक्टर बाहर की दवाएं लिख रहे हैं और इसका फायदा दलाल उठा रहा है। दलाल वार्डों में घूम घूम कर बेड से ऑर्डर लेकर दवा पहुंचाते हैं। मधेपुरा की गीता का कहना है कि पैरालिसिस अटैक के बाद एक सप्ताह में पीएमसीएच में अपने पति का इलाज करवा रही थी। आयुष्मान कार्ड से है, इसके पास भी दवा और जांच का पैसा देना पड़ता है। भोजपुर के राकेश चंदन का कहना है कि वह अपनी मां का इलाज करवा रहे हैं, उनकी भी जांच बाहर से हो रही है। पटना मेडिकल कॉलेज के हथुआ वार्ड में दलालों को जमावड़ा रहता है। कई बार वार्ड से दलाल पकड़े भी गए, लेकिन इसके बाद पीएमसीएच प्रशासन ने सख्ती नहीं की। इमरजेंसी के इंचार्ज डॉक्टर अभिजीत कुमार ने खुद दलाल को रंगे हाथ पकड़ा था। जब दलालों से व्यवस्था पर सवाल खड़ा हुआ, 1 माह पूर्व भी दलाल पकड़कर सौंपा गया था। आए दिन मामले में आने के बाद सुरक्षा पर सवाल है। दलालों पर अंकुश लगाने के साथ सुरक्षा को लेकर पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में पुलिस की पोस्ट बनाई गई, जो पीरबहोर थाने से चलती है। पुलिस की चौकसी के बाद भी दलाल सक्रिय हैं। कई बार तो पुलिस के मामले सामने आते हैं, लेकिन उसके पास कोई सबूत ही नहीं होता। पुलिस का कहना है कि सुरक्षा को लेकर संदिग्धों पर नजर रखा जाता है। वार्ड में दलाल कैसे पहुंच रहे हैं, इसका पता लगाया जाता है। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि महात्मा गांधी के बारे में कांग्रेस को मन से गलतफहमी निकाल देनी चाहिए। गांधी उनकी प्रॉपर्टी है, गांधी जी देश के हैं, उनके विचार जिसकी मर्जी हो वह मान सकते हैं। वह कांग्रेस का दुर्भाग्य है कि उन्होंने 50 साल तक देश में शासन किया। गांधी के विचारों और आत्मा को रौंदा है। बीजेपी गांधी के सपनों और विचारों को साकार कर रही है। शनिवार को ग्वालियर में तोमर ने विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया। इस दौरान वे चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बुद्धजन सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे। इस दौरान मीडिया ने गांधी जयंती के अवसर पर कांग्रेस के आरोपी पर भी सवाल किए। दरअसल गांधी जयंती को जब कांग्रेस और भाजपा नेता आमने सामने आए तो कांग्रेस का आरोप था कि भाजपा दो तरफा विचार रखती है। प्रदेश में मुख्यमंत्री बदलने के सवाल पर तोमर सख्त तेवर में नजर आए जब उनसे पूछा गया कि देश में कई राज्यों में मुख्यमंत्री बदले जा रहे हैं, क्या मध्य प्रदेश भी ऐसा कुछ है। इस पर तोमर का कहना था कि जहां बदलने थे बदल गए। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह के मुख्यमंत्री है और वहां अच्छा काम कर रहे हैं। मानसिक रूप से बीमार महिला ने अपने 8 साल बेटे की गला काटकर हत्या कर दी। वारदात के बाद वह फरार हो गई। पिछले करीब 7 साल से वे बच्चे के साथ पियर में रह रही थी। रविवार सुबह मामा और नाना की नींद खुली तो बेड पर मासूम का शव पड़ा मिला। यह मामला झालावाड़ के सुनैल कस्बे का है। हत्या की वजह अब तक पता नहीं चल सकी। जानकारी के अनुसार ममता की शादी पिड़ावा के नोलाई गांव में गोपाल गुर्जर से साथ हुई थी। शादी के कुछ समय बाद ही पति से अनबन शुरू हो गई। इसके बाद ममता ने पति से तलाक ले लिया। 7 साल से अपने पिहर सुनैल आकर रह रही थी। 8 साल का बेटा विजय गुर्जर भी उसके साथ रहता था। रोज की तरह शनिवार की रात वह अपनी मां के साथ सो रहा था। रात में ही मां ने उसका गला रेत कर हत्या कर दी। घर में नाना और मामा थे। रविवार सुबह जब वो उठे, पलंग पर विजय का शव पड़ा था। सुनैल थाने में एसएचओ सुनैल मनसीराम विश्नोई ने कहा, आरोपी की गिरफ्तारी के बाद ही हत्या की वजह सामने आएगी। पुलिस ने टीम गठित कर दी है। वारदात के बाद बच्चे के मामा प्रकाश ने ममता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। देश विदेश की खबरों में अभी सिर्फ इतना ही। आगे की अपडेट के लिए देखते रहिए के न्यूज़ नेशनल। नमस्कार।